Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video we will be solving this question on trigonometry, and this is a paper one question और 3 marks का ये question है. In this question we have to find the three possible values of x. अगर ये जो triangle आपको ABC नजर आ रहा है, this is an isosceles triangle. ठीक है, यहाँ कंडीशन क्लियरली लिखी है, गिवन दैट द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमें थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में बेरिंग भी दी हुई है. ठीक है, तो थोड़ा सा बेरिंग का भी जो है वो रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह. बेरिंग मार्क करना सीख लेंगे, बेरिंग मार्क कैसे करते हैं. ठीक है, और फिर जो है वो बेरिंग फाइंड आउट कैसे करनी है, तो वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में आएगा इंशाल्लाह. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं फिगर क्या प्रॉपर्ली बनी हुई है, सारी चीज़ें लेबल हैं. अगर लेबल है तो फिर देखते हैं कि भाई किस तरह इसको सॉल्व करना है, और हम जो है वो अपनी थ्री पॉसिबल वैल्यूज जो है वो इस एक्स की कैसे फाइंड आउट करेंगे. So starting with the question says in the diagram the bearing of B from A is 170 degrees. ठीक है, अच्छा अब उसने पहली बेरिंग दी हुई है और उसने बोला है बेरिंग ऑफ B from A is 170 degrees. तो सबसे पहले ये बेरिंग ना मार्क करते हैं. ये फिगर में तो मार्क हुई हुई है बेरिंग, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम बेरिंग को मार्क कैसे करते थे, क्योंकि जब तक आप बेरिंग मार्क नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द अदर एंगल, और दूसरे एंगल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले ये देखते हैं कि भाई ये बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए का क्या मतलब है. देखो, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, हमने हमेशा ये चीज देखी थी कि फ्रॉम के बाद वाला जो जो भी लेटर होता है हमेशा नॉट जो है ना वो आप इस पे बनाओगे. तो अब ये कह रहा है बी फ्रॉम ए. ठीक है, तो फ्रॉम के बाद है ए, इसका मतलब है यू हैव टू ड्रॉ योर नॉर्थ एट ए. इत्तेफाक से ए पे नॉर्थ जो है वो फिगर ने बना के दिया हुआ है, यहाँ ये पूरा ए पे नॉर्थ बना हुआ है. एंड देन यू हैव टू स्टैंड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ. ठीक है, ये जो नॉर्थ बना हुआ है इसमें किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ और क्लॉकवाइज मूव करो. क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी मूव करती है, तो क्लॉकवाइज मूव करना है. और कहाँ तक जाना है, वहां तक जाना है जहां तक लाइन ए बी हमें ना मिल जाए. ठीक है, ये बी फ्रॉम ए का मतलब है लाइन ए बी की बात कर रहा है. तो हम जो है वो ए पे चले गए, फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे जाना होता है. फ्रॉम के बाद ए है तो हमने नॉर्थ बनाया ए पे, ये हमारा नॉर्थ आ गया. अब हम यहाँ खड़े हो गए नॉर्थ पे. नाउ वी हैव टू मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं. कहाँ तक मूव करेंगे, जहां तक लाइन ए बी हमें नहीं मिल जाती. तो दिस इज लाइन ए बी, तो हम यहाँ स्टॉप हो गए. सही है, और हमने लिख लिया दिस इज 170 डिग्रीज. ठीक है, तो एक बेयरिंग जो है वो प्रॉपरली फिगर पे मेंशन हो गई. अब द सेकंड बेयरिंग इज ऑफ ए फ्रॉम सी, जो कि 060 डिग्रीज है, मतलब 60 डिग्रीज है. और आपको पता है बेयरिंग इज ऑलवेज रिटन इन थ्री डिजिट, सो दिस इज 060 डिग्रीज. और ये दिस बेयरिंग इज फ्रॉम ऑफ ए फ्रॉम सी. तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ड्रॉ योर नॉर्थ एट सी. फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे नॉर्थ बनता है, तो सी पे आप गए, नॉर्थ बनाया आपने, ये नॉर्थ बन गया. और फिर यहाँ पे खड़े हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया. वहां तक मूव करेंगे जहां तक लाइन ए सी नहीं मिल जाती. तो दिस इज लाइन ए सी, तो यहाँ पे मैं रुक गया. ठीक है, तो दिस इज माई बेरिंग 060 डिग्रीज. एंड देन द क्वेश्चन आस्क अस टू मार्क द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी. ठीक है, सी फ्रॉम बी का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ योर नॉर्थ एट बी. बी पे नॉर्थ बना हुआ है पहले से, तो आपने ये बी पे नॉर्थ बना लिया इस तरह. एंड देन यू स्टैंड अप एट द नॉर्थ, कहीं भी खड़े हो जाओ किसी भी पॉइंट पे, और क्लॉकवाइज मूव करो. क्लॉकवाइज मूव करो, कहाँ तक मूव करते हुए जाना है, जहां तक आपको लाइन बी सी नहीं मिल जाती. तो लाइन बी सी कहाँ पे है, लाइन बी सी ये रही, तो मैं मूव करके यहाँ तक आया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड बेरिंग. ये मुझे जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, और इसकी मुझे एक वैल्यू नहीं, मुझे इसकी थ्री वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है. हम एरो ऐसे लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हम जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए. सही है ना, ताकि हमें भी आसानी हो जाती है, हमें ही पता चलता है कि भाई ये बेरिंग है. तो इस तरह हम लोग एरोज लगा देते हैं. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की थ्री वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. उसके लिए उसने हमें हिंट दिया कि भाई ये जो ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं. ठीक है, अब मैंने अब ये एक ट्राइंगल बना लिया. अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होंगी. अब वो कौन सी दो साइड्स हैं वो उसने नहीं बताई. ठीक है, अच्छा अब दो साइड्स बराबर होंगी तो उसका फायदा क्या होगा कि इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे. तो अब हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करके जो है ना इस एक्स की थ्री वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो आइसोसेलेस का ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, तीन ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना. तो मैं तीन ट्राइंगल्स बना रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ कि भाई मैं जो है वो कौन से ट्राइंगल पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ जो है वो तीन ट्राइंगल्स बना दिए. नाउ आई विल
यूज द ट्राइंगल वन बाय वन, एक एक यूज करता हूँ, कंडीशन अप्लाई करता हूँ और फिर जो है ना एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, इसमें एक भी एंगल नहीं पता। ट्राइंगल एबीसी में ना मुझे एंगल ए पता है, ना एंगल बी पता है, ना एंगल सी पता है। तो अब तीनों एंगल्स का मुझे आइडिया नहीं है। मुझे कम से कम एक एंगल तो चाहिए, तभी मैं आइसोसेलेस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं बेरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। बेरिंग में आपको पता है कि भाई हमारे पास अगर इस तरह दो नॉर्थ आपको नजर आ जाएं, अगर आपको इस तरह दो नॉर्थ जो है वो नज़र आ जाएं और उनके बीच में इस तरह एक लाइन नज़र आ जाए जो कि दोनों नॉर्थ्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये भी एक नॉर्थ है और दिस वन इज अनदर नॉर्थ। अगर आपको ऐसे दो नॉर्थ नज़र आ रहे हैं फिगर में और आपको वो लाइन भी नज़र आ रही है जो दोनों नॉर्थ को ज्वाइन कर रही है, तो ये जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो ये तो बेरिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो जल्दी से ये फिगर को देखो और यहाँ देखो, देखो ये नज़र आ रहे हैं मुझे दो नॉर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है ना वो मार्क कर सकता हूँ। तो मैंने जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, ये मेरा एक नॉर्थ, ये मेरा एक नॉर्थ। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये वाला कैसे निकालूंगा? तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 माइनस 60 कर दूंगा। तो 180 माइनस 60 120 होता है। तो मैं जो है वो 120 मैंने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। 180 में से मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 120, ये 120 आ गया, जल्दी से 120 लिख लो। अब 120 आ गया तो देखते हैं भाई ये क्या फायदा, हमने क्यों फाइंड किया, ये कोई फायदा हुआ है इसका? तो बिल्कुल फायदा हुआ है भाई, क्योंकि मुझे ये पता चल गया ये वाला एंगल है 120, ये वाला एंगल है 70। तो अब मैं ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एंगल एट अ पॉइंट। एंगल एट अ पॉइंट है 360 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये कंप्लीट एंगल है 360। तो 120 और 170 को जब आप ऐड करोगे, 120 प्लस 170, तो ये आपको दे देगा 290, ठीक है ना। 120 और 170 चूंकि पेपर वन का है तो भाई सब कुछ जो है वो खुद ही करना है, कैलकुलेटर का जो है वो यूज़ नहीं है इधर। तो 120 और 170 विल गिव यू 290। तो ये हो गया 290। अब आपको 290 को 360 में से माइनस करना है। तो बड़ा आसान है, 360 में से माइनस करना है, 90 में 10 ऐड कर देते हैं तो 300 हो जाएगा। और फिर 60 ऐड कर दो, तो 10 प्लस 60 कितना हो गया, 70 हो गया। ये तो मुझे माइनस करना है। तो 360 में से जब मैं 290 को माइनस करूंगा तो 10 यहाँ ऐड करूंगा, वहां से 60 हो गया, तो 70 मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने ट्राइंगल का एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है जो कि 70 डिग्रीज के बराबर है। अब ये 70 डिग्री वाला एंगल है ना, ये चेंज नहीं कर सकता मैं, क्यों? क्योंकि ये तो मैंने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग दीज टू एंगल्स। तो ये तो 70 ही रहेगा तीनों केसेस में, ठीक है। तो मैं जो है वो इसको इधर बनाता हूँ फिगर को। तो ये मेरा 70 हो गया, सही है ना। अब मुझे चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बाकी दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने इसको भी एक्स बोल दिया, इसको भी एक्स बोल दिया, सही है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो ट्राइंगल्स उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर हो गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि भाई 2x हो जाएगा ये, और 2x प्लस 70 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई, 2x, और 2x में जब मैं 70 ऐड करूंगा तो 180 होगा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 70 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 70 विल गिव मी 110, और जब मैं 2 को शिफ्ट करूंगा तो मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 55, सही है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 55। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने ये भी 55 निकाल लिया और ये भी 55 निकाल लिया। अब मुझे फ़ायदा हो गया क्या, 55 तो पता चल गया। अगर मुझे ये छोटा वाला एंगल पता चल जाए, ये छोटा वाला एंगल बिल्कुल पता चल सकता है, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्री होंगे। ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है और ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 170 है तो ये कितना होगा, ये 10 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया सप्लीमेंट्री का, वो मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। दिस इज माई नॉर्थ, ये एक नॉर्थ हो गया, ये दूसरा नॉर्थ हो गया, और ये जो लाइन है ये दोनों नॉर्थ को ज्वाइन कर रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा सा एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ये 170 है तो ये बचा 1, ये 10 बच गया। नाउ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 360। कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मैं 360 में से माइनस कर देता हूँ। 360 माइनस 55, 360 में से मैंने 55 को माइनस कर दिया और मैंने 10 को भी माइनस कर दिया। तो जब मैं 365 में से, सॉरी 360 में से 55 और ये हो जाएंगे मेरे पास 65, ठीक है ना। -55 और -10 जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। तो जब मैं 360 में से 65 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 295, क्योंकि 295 में जब मैं 65 ऐड करूंगा तो 360 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 295 जाएगी मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ कि ये वाला एंगल 70 आ गया था ना, ये तो एंगल 70 है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 70 हो और ये वाला भी कितना हो, 70, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस है तो दो एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों 70 70 होंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा 40, क्योंकि 70 प्लस 70 कितना होता है? 140। एंड देन यू हैव टू ऐड 40 टू गेट 180, तो ये 40 हो गया। तो अब इसका मतलब है कि अब जो फर्स्ट केस में एंगल 55 आया था, अब वो सेकंड केस में एंगल आ गया 40। तो अब मैं दूसरी वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैं वही काम करूंगा, दोबारा 360 लिखूंगा। अब मुझे जो है वो क्या सब्ट्रैक्ट करना है? अब मुझे 40 और 10 सब्ट्रैक्ट करना है, 55 नहीं कर सकता क्योंकि अब 55 थोड़ी है वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा? 360 -40 -10, तो -40 और -10 कितना हो गया? -50। और जब आप 360 में से 50 माइनस करोगे तो द सेकेंड वैल्यू विल बी 310। समझ रहे हो? तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस। देखो, पहले केस में मैंने कहा भाई ये 70 है ना, तो ये 70 अकेला है, इसके जो बाद वाले हैं ना वो दोनों इक्वल हैं, तो मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया। अब मैंने कहा यार अगर ये 70 है तो मे बी पॉसिबल ये भी 70 हो सकता है क्योंकि आइसोसेलेस है। तो 70 70 कितना हो गया? 140। तो ये 40 बन गया, तो ये 40 बन गया, तो फिर मैंने 360 में से 40 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा लास्ट केस देख लेता हूँ। लास्ट केस में ये है कि भाई अगर ये 70 है, ठीक है, तो मैंने ये वाला 70 लिया था। अब मैं ये वाला 70 ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये 70 था, वो जो मैंने पिछले केस में कहा था ना वो नहीं है, ये वाला केस है। अब ये 70 है तो ये 70 है, तो वो डेफिनेटली ये 40 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बस फिर अब ये क्या करना है? अब मुझे 70 माइनस करना है। तो अब जो थर्ड केस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 360। अब मेरे पास 40 नहीं है, अब मेरे पास 70 है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा? -70 और फिर उसमें से -10 तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये -70 और -10 हो जाएगा -80। और जब मैं -80 करूँगा तो मेरे पास जो थर्ड वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 280, क्योंकि 280 में जब मैं 80 ऐड करूंगा तो 20 और 60 360। तो दीज आर द थ्री वैल्यूज। ठीक है। अब चूंकि मैंने फिगर को वो नहीं किया, मैंने ये वाले ट्राइंगल्स बना दिए, मैं इसको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये वाला केस तो फर्स्ट केस था, ये वाला केस तो फर्स्ट केस था जिसमें मैंने ये दोनों को 55 ले लिया। सेकंड केस में मैंने इसको भी 70 ले लिया, इसको भी 70 ले लिया, तो 70 और 70 ये अगर हो गया तो ये 40 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 360 में से 40 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में मैंने कहा कि यार ये 70 और ये 70 नहीं है, ये दोनों 70 है, तो मैंने इसको भी 70 ले लिया, इसको भी 70 ले लिया, तो ये 40 हो गया। तो अब जब ये पूरा एंगल 70 है और ये 10 है तो मैंने क्या किया? 360 में से 70 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो लास्ट वैल्यू आ गई पॉसिबल दैट इज 280। तो दो, सो द थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 295, 310 और 280। ठीक है। तो ये था आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें उसने मुझे नहीं बताया था कि कौन सी साइड्स इक्वल हैं। अगर वो बता देता तो डेफिनेटली फिर उन्हीं के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते। उसने कहा कि भाई ये आइसोसेलेस है, अब आप आइसोसेलेस वाली कंडीशन यूज कर लो, तो मैंने जो है वो बारी बारी एंगल्स को शिफ्ट किया। इसको शिफ्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ये तो मैंने फाइंड आउट किया ना बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज। तो ये दो वैल्यूज तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो जब इनको नहीं छेड़ूंगा तो ये वैल्यू भी नहीं छेड़ेगी। हाँ, फिर मैंने क्या किया? इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी जो है वो शिफ्ट किया और मैंने जो है वो अपना एंगल फाइंड आउट कर लिया।